पुलकित है हम आज। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर आपने बीच पुलकित है आज। माननीय राज्यपाल महोदय का सहृदय से आभार। कार्यक्रम में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जी.के. सिंह, कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा एवं हमारे सम्मानीय अतिथि प्रोफेसर जी.एस. संधू, कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति राजूवास, श्री N.S.R. शास्त्री, सोसाइटी संरक्षक, प्रोफेसर डॉक्टर संगीत, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति राजूवास बीकानेर तथा समस्त मंचासीन अतिथि गणों से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती आराधना कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। पुण्य अभिवादन है। सर्वप्रथम प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु शर्मा, कुलपति राजूवास से निवेदन है कि वे माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान एवं कुलाधिपति राजूवास बीकानेर श्री कलराज मिश्र जी का पुष्प, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करें। प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु शर्मा। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय व इंडियन सोसाइटी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं समस्त भारत के विभिन्न प्रांतों से आए पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों की तरफ से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज जी मिश्रा का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। माननीय बेजुबान पशुओं के कल्याण में लगे हुए इस समुदाय को आपके आशीर्वचन व आशीर्वाद मिलना एक परम सौभाग्य है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं और आपकी इस गरिमा में उपस्थिति ने हम सबके विश्वविद्यालय के समस्त कर्मियों के मन में एक उत्साह का संचार किया है, जिसको आने वाले समय में हम आपकी प्रेरणा से जो भी पशु कल्याण के कार्य होंगे उनको करने के लिए और अधिक संकल्पित और प्रतिबद्ध होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अब माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति राजूवास बीकानेर से सविनम्र निवेदन है कि महोदय संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों का वाचन करें। आप सभी से अनुरोध कि आप सभी इसे दोहराएं। जानबूझकर सब तरफ मैं जहाँ भी जा रहा हूँ संविधान की जो उद्देशिका है प्रेम्बल उसको पढ़ता हूँ। 1949 में जो बना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वह समर्पित किया था। पता लगे कि क्या क्या लिखा है उसमें। फंडामेंटल राइट्स तो लोगों ने जाना है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बड़ी कम जानकारी है। और इसे मैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपके सामने जो 51A है उसका भी पढ़ूंगा और वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूंगा, 11 है 51A, तो इसको भी दोहराएंगे। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालने को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। ये 2 चीजें हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। ये सब इंडिविजुअल है। व्यक्तिगत नागरिक को क्या करना चाहिए, संविधान के द्वारा जो प्रदत्त कर्तव्य है, ये इससे संबंधित है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, इसकी अनुभूति करना चाहिए और उसके अनुसार अपना आचरण करें। बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
मानद उपाधि प्रदान करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हेतु माननीय राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति राजूवास बीकानेर से सादर निवेदन है। प्रथम डॉक्टर B.R. चौधरी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर CVS बीकानेर। डॉक्टर ब्रह्माराम चौधरी, a veteran livestock protection and management specialist and a very senior life member of ISAPM from Rajasthan, was born in 1941. Dr. Chaudhary taught veterinary students for 37 years. He published as many as 200 research articles in various national and international journals. He is the proud winner of the prestigious World University Fellowship, Geneva, Switzerland. पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन 3 दिन से हो रहा है। आज उसका समापन है। समापन के अवसर पर मुझे आपके बीच में अपने विचार व्यक्त करने हैं और जिस ढंग से प्रोफेसर शर्मा ने, प्रोफेसर गहलोत ने और प्रोफेसर S.K. सिंह ने विचार व्यक्त किया है, मैं सोचता हूं सबके लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी मार्गदर्शक होगा। इसमें उपस्थित श्री प्रोफेसर G.K. सिंह जी, कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा, प्रोफेसर A.K. गहलोत जी, पूर्व कुलपति राजूवास बीकानेर, प्रोफेसर विष्णु शर्मा जी, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, प्रोफेसर NSR शास्त्री जी, संरक्षक अखिल भारतीय पशु उत्पाद एवं प्रबंधन संस्थान, डॉक्टर JS संधू जी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर, प्रोफेसर संचिता शर्मा जी, आयोजन सचिव, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सम्मेलन में पधारे समस्त वैज्ञानिकगण, उपस्थित किसान भाइयों, किसान के बीच में पशुपालकों, प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैंने प्रारंभ में ही बताया कि ये 3 दिन का जो चर्चा का निष्कर्ष आएगा, निश्चित ही इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकने में सक्षम होगा, जिसके बारे में अभी बताया कि अगर ढंग से इस सेक्टर को विकसित किया गया तो देश की आर्थिक व्यवस्था में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में, आर्थिक उत्पाद को बढ़ाने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित वर्धन फार्म को आर्थिक लाभ व उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद जैसे सामयिक विषय पर आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में के अवसर पर आप लोगों के बीच में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों की आजीविका पशुपालन व कृषि पर निर्भर होती है। पशुधन राजस्थान के किसानों की जीवन रेखा है। सदियों से किसान पशुधन के बल पर विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करता रहा है। पशुधन उनकी सामाजिक और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। राजस्थान ने अपने उन्नत पशुधन से एक अलग पहचान कायम की है। पशुधन जनन में राजस्थान देश में सिरमौर स्थान पर है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार देने वाला उद्यमों में प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्नता लाने में पशुपालन सबसे अच्छा उपाय है। पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए
तो किसानों और पशुपालकों की आय में और अधिक वृद्धि हो सकती है। किसानों और पशुपालकों को तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ बनाने तथा वैज्ञानिक तरीके से इस व्यवसाय को चलाने के लिए पशुपालकों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को तकनीकी ज्ञान दिया जाना आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पशु कल्याण के लिए इस तरह के वैज्ञानिक सम्मेलनों का आयोजन जरूरी है, ताकि देश में विकसित की जा रही पशु चिकित्सा और पशुपालन की आधुनिक तकनीकों को आपस में साझा किया जा सके। मैं वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर को इस सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन की बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि राज्य का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय होने के नाते यह राज्य के ग्रामीण पशुपालकों की उम्मीदों पर खरा उतरे। मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि विश्वविद्यालय ने चौमुखी प्रगति के साथ देश के ख्यातिनाम पशु चिकित्सा शिक्षा एवं पशु अनुसंधान के संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से शैक्षणिक व अनुसंधान में उत्कृष्टता लाने वाले काम शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत पशु पालन तकनीक को राज्य के पशुपालकों द्वारा अपनाया जा रहा है। राज्य की 6 श्रेष्ठ देशी गोवंश नस्लों का संरक्षण और विकास राजस्थान प्रदेश की प्राथमिकता में शामिल है। मुझे आशा है कि राज्य में विश्वविद्यालय के 8 पशुधन अनुसंधान केंद्रों पर पल्लवित और पोषित गोवंश के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को स्वदेशी और जैविक गोपालन की प्रेरणा मिलेगी। मैं क्योंकि ये अनुभव कर रहा हूं, ये वैज्ञानिक यहाँ काफी संख्या में उपस्थित हैं और अभी ये भी बात आई कि विभिन्न नवाचारों के माध्यम से भी पशुपालकों को हम लाभान्वित कर सकते हैं और सामूहिक रूप से जो भी चाहे दुग्ध उत्पादन हो, चाहे इससे संबंधित इनके सारे जो गोबर है, बाकी सारी चीजें हैं, इससे जो कृषि होती है उसका भी उत्पादन होता है। इन सारी चीजों के द्वारा निश्चित रूप से भारत सरकार की जो एक कल्पना है कि आने वाले काल में निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी गति से भी आगे जा सकेगी। इसके लिए अधिक से अधिक अनुसंधान, इनोवेशन, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। और वैज्ञानिकों के लिए एक तरह से चुनौती है। चुनौती इस बात की है कि जहां हर प्रकार का क्लाइमेटिक सुविधाएं, हर प्रकार की जगह जगह विभिन्न प्रकार के जलवायु हैं, विभिन्न प्रकार की सारी वस्तुएं हैं, जिनके माध्यम से पशुओं को उसके अनुरूप व्यवस्था भी की जा सकती है, उनके अनुरूप ही उसका लालन पालन भी हो सकता है। और इसलिए देशी पशु अधिक से अधिक विकसित हो सके, विशेषकर गायों पर है, देशी गायें अधिक से अधिक विकसित हो सके। तो अभी जैविक खाद की बात आपने बताई, जैविक खेती की बात बताई, उस पर भी आपने चर्चा की। उसमें सर्वाधिक लाभ हो सकता है और सर्वाधिक उत्पादन भी हो सकता है। यहाँ 6 नस्लों की गायें हैं। इन 6 नस्लों की गायों में विभिन्न प्रकार की नस्ल है और वो नस्ल अपने अपने ऐसे स्थानों पर है जो उनके अनुकूल पर्यावरण है, उनके अनुकूल वह की जलवायु है। और उनके अनुकूल जब जलवायु है तो उनसे अधिक से अधिक, चाहे दुग्ध हो, चाहे गोबर हो, चाहे मूत्र हो, उन सारी चीजों का कैसा लाभ उठाया जा सकता है, इसको अपने इनोवेशन के आधार पर, अपने अनुसंधान के आधार पर, अपने शोध के आधार पर अगर हम कुछ दे सकने में सक्षम हो सकेंगे तो उन्हीं के द्वारा दवाओं का भी सृजन हो सकता है, उन्हीं के द्वारा विनाशकारी कीटाणुओं को विनष्ट करने का भी सृजन हो सकता है, उन्हीं के द्वारा खेतों में उत्पादन की भी प्रक्रिया तेज हो सकती है, उन्हीं के द्वारा एक खेत में कितनी फसल हो सकती है उसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जो रासायनिक खाद के कारण खेत की उर्वरता क्षमता समाप्त होती है, उसको भी सक्षम बना सकने में वो आगे बढ़ सकते हैं। ये अनुसंधान और इनोवेशन माइंड के माध्यम से ज्यादा संभव हो सकता है।
और इसलिए आज जो समापन समारोह है, इस समापन समारोह में मेरे मन के अंदर जो भाव थे जिसको आपके सामने व्यक्त किए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में हमारे पशु वैज्ञानिक निश्चित रूप से आगे बढ़ करके काम करेंगे, तो एक नई दिशा प्राप्त होगी। इतनी बात कहकर आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।